चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं लोकतंत्र व सामाजिक आंदोलन पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आप सभी को सादर अभिवादन। और ये कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड का है, सामाजिक विज्ञान। ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का 2 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। पहले 1 नंबर का प्रश्न, तो सही विकल्प मूलतः नियमगिरी क्या है? तो एक पर्वत। सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जितना है सभी के लिए। शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भी उपरोक्त सभी है। सूचना अधिकार का सर्वाधिक लाभ होता है भ्रष्टाचार रोकने में। सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन किस राज्य से? तो राजस्थान से। रिक्त स्थान में अमेरिका ने 20 जून 1983 को परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस मनाया। ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठान वर्कशायर के खाली स्थान में तो इलमास्टर में स्थित है। नियमगिरी में बॉक्साइट का अयस्क भंडार है। अमेरिका का परमाणु स्थल नवाडा में है। जनजाति क्षेत्रों में खनन पीसा एक्ट का उल्लंघन है। देश में सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। लेबर पार्टी इंग्लैंड से संबंधित है। जापान ने 1945 में अमेरिका में परमाणु बम गिराया। पीसा एक्ट के तहत खनन के लिए मतदान जरूरी है। परमाणु बम से कैंसर रोग की संभावना अधिक होती है। शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निशस्त्रीकरण होता है। और उचित संबंध में लेबर पार्टी इंग्लैंड, सरकारी योजना मनरेगा, कमेटी ऑफ 100 शांति संगठन, मजदूरों का रिकॉर्ड मास्टर रोल, डोंगरिया कांड जनजाति, अमेरिका शेयर बाजार में 1929 में गिरावट आई। हिरोशिमा पर परमाणु हमला 6 अगस्त 1945। 3 नंबर का प्रश्न, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। इनमें मनरेगा, 100 दिन की मजदूरी, सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण आदि आते हैं। सूचना के अधिकार का उपयोग प्राप्त करने के लिए किस बात की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? प्रश्न है। सूचना के अधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति अनेक सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों की जानकारी मांग सकता है। उन दिए गए सरकारी दस्तावेजों से वह रिकॉर्ड सही है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसके आधार पर कई भ्रष्टाचार भी उजागर हो सकते हैं, जिसे राजस्थान में मनरेगा में हुआ था। कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाया? तो कमेटी ऑफ 100 का गठन प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने किया था। इसकी मुख्य मांग थी ब्रिटेन का हर तरह के परमाणु प्रयोग से दूर रहे, वह परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाए। इसके लिए आम जनता ने वर्कशायर तथा एल्डर मास्टन तक यात्रा निकाली, क्योंकि यहीं पर परमाणु प्रतिष्ठान स्थापित हैं। लेकिन इस कमेटी का ढांचा निर्धारित नहीं था, सदस्यता के ठोस नियम नहीं थे। कमेटी की नीतियाँ भ्रामक थी, इसलिए शांति आंदोलन सफलतापूर्ण नहीं कर पाए। प्रश्न है, जापान में निशस्त्रीकरण के लिए आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? तो जापान में अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण ये दोनों शहर तबाह हो गए थे। इसका परिणाम आज भी देखने को मिलता है। 1945 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए। यह पहला प्रयास था परमाणु हथियारों के खिलाफ। शांति आंदोलन के उद्देश्य को लिखिए। तो इसका उद्देश्य पहला, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध हो, हथियारों की दौड़ को रोकना, गृह युद्ध रोकना और शांति आंदोलन को आगे बढ़ाना। फिर सूचना के अधिकार से मिलने वाले लाभ लिखिए। सूचना के अधिकार से मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए। सूचना अधिकार का सर्वाधिक लाभ भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। जनता में जागरूकता और सतर्कता में बढ़ोतरी के लिए है। प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में मजदूरी संबंधी समस्याएं हैं? तो हाँ, हमारे क्षेत्र में भी ऐसी समस्याएं मौजूद हैं, जहाँ मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है। फिर भी मजदूर यदि पुरुष है तो उसे अधिक मजदूरी और महिला को कम मजदूरी दी जाती है। कई बार अस्थायी कर्मचारियों को इतना कम मासिक वेतन दिया जाता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्र व दिहाड़ी मजदूरों का मजदूरी संबंधी अनेक समस्याएं हैं। फिर मास्टर रोल क्या है, समझाइए। मास्टर रोल एक विशेष कार्यस्थल अथवा ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत एक रोजगार उपस्थिति रजिस्टर है। मास्टर रोल एक इन्वेंट्री रजिस्टर है। सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी को किए जाने वाले भुगतान का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है,
उसे ही मस्टर रोल कहते हैं। राजस्थान में मनरेगा भुगतान ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसी मस्टर रोल की वजह से वहाँ की भ्रष्टाचार की जानकारी मिली। फिर परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान लिखे। तो पहला, इसमें सभ्यता का विनाश हो रहा है, कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति हो रही है, देश के विकास में बाधक बनती है। फिर निशस्त्रीकरण को समझाइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण पर विशेष बल दिया गया। अस्त्र शस्त्र दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और आणविक अस्त्र शस्त्र। परंपरागत अस्त्रों से पर्यावरण व संपूर्ण मानव जाति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन आणविक अस्त्रों से ये हथियार कहीं गिरे तो आसपास के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। उदाहरण जापान की हिरोशिमा और नागासाकी, इससे भयानक नुकसान हुआ है। निशस्त्रीकरण में आणविक हथियार का परीक्षण बंद करने या नष्ट करने की मांग की जाती है। इससे युद्ध को रोका जा सके। अभी वर्तमान में रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान के युद्ध ने यह नज़ारा देखने को मिला है। अब चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में, जिसमें पहला है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जिस दर्दनाक बमबारी से हुई थी, उसने विश्व के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। युद्ध का अंत में तो हो गया, लेकिन निशस्त्रीकरण की आवश्यकता बनी रही। इसके बाद निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के निम्न कारण थे। पहला, विश्व स्तर पर परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए बल देना पड़ा। दूसरा, मानव सभ्यता के विकास व शांति प्रिय समझौतों के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता प्रतीत हुई। तीसरा, विश्व स्तर पर युद्धों को रोकने के लिए भारत जैसे शांति प्रिय व विकासशील देशों ने खुलकर समर्थन किया। चौथा, इसी निशस्त्रीकरण के बल पर तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। पांचवा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी निशस्त्रीकरण का अनुमोदन विश्व शांति के हित में किया है। प्रश्न है, शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। आपके विचार में देशों के बीच शांति होना क्यों जरूरी है। तो शांति आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संगठित होकर किया गया प्रयास को कहते हैं। शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के निम्न कदम उठा सकते हैं। पहला, संगठनों और परिषदों का गठन करके दिशा में काम मजबूती से किया जा सकता है। दूसरा, हस्ताक्षर अभियान चलाकर जिस तरह जापान में 35 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किया, वैसे ही प्रत्येक देश में होना चाहिए। फिर धरना प्रदर्शन व हड़ताल करके भी सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। मानव श्रृंखला बनाकर भी अशांति रोकने का कदम उठा सकते हैं। जिस प्रकार नियमगिरी के लोगों ने 17 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनाकर वेदांत कंपनी के खनन का विरोध किया। फिर सामाजिक मीडिया, संचार माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिका आदि के माध्यम से शांति को रोकने का उपाय कर सकते हैं। इसके साथ लिखित आवेदन देकर भी शांति आंदोलन के माध्यम से अशांति रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। प्रश्न चौथा है, अंतर्देशीय उत्पादन का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा। पिछले कुछ दशकों के पूर्व हमें अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें अपने देश में बनी हुई मिल रही थी। उसमें विकल्प भी सीमित थे। सरकार की वैश्वीकरण नीति से अंतर्देशीय उत्पादन से प्राप्त माल से विदेशी वस्तुओं की भरमार हो गई। इसका बाजार पर प्रभाव इस प्रकार है। पहला, वस्तुओं के विकल्प बढ़ रहे हैं। मोबाइल, कपड़े, चल, कार, मोटरसाइकिल आदि में हमको भरपूर विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। विदेशी वस्तुओं का पालन व शौक़ बढ़ रहा है, क्योंकि विदेशी वस्तु भी हमको आसानी से भारतीय बाज़ारों में उपलब्ध हो जा रही है। तीसरा है, कुशल कारीगरों का शोषण हो रहा है, इन्हें कम मजदूर में काम करना पड़ रहा है। फिर उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म हुआ है। दिखावे की संस्कृति बढ़ रही है, जिससे वर्ग भेद उत्पन्न हो रहा है। इस संस्कृति से धन का दुरुपयोग भी हो रहा है। मॉल संस्कृति ने स्थानीय बाज़ारों पर अंतर डाला है। इन बाज़ारों को इसने पीछे ढकेल दिया है। प्रश्न है, वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार ने 1991 में क्या प्रमुख बदलाव किए थे। तो पहला बदलाव किया था, विदेशी व्यापार व विदेशी निवेशों से अवरोधों को हटा दिया। विदेशी कंपनियों को अनुमति और प्रोत्साहन दिया। उत्पादकों को मुक्त निर्णय लेने की अनुमति दी। सरकारी नियंत्रण कम कर दिए। विदेशी कंपनियों को अपने कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में उत्पादन इकाई लगाने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखती है। तो निम्न बातों का ध्यान रखती है। पहला, उत्पादन के लिए कच्चा माल सस्ते दर पर उपलब्ध हो। सस्ती दर पर श्रमिक उपलब्ध हो। छोटे छोटे उत्पादकों से माल खरीद कर अपने बॉन्ड लगाकर बेचने की व्यवस्था करती है। कंपनी चाहती है कि उस देश की सरकारी नीति कंपनी के निर्णय के अनुकूल हो, जहां पर
करों की दर कम हो वहाँ पर्याप्त लाभ की आशा में अपना काम शुरू करती है। चौथा है स्थानीय कंपनियों को अधिग्रहित कर उनके माध्यम से उत्पादन कार्य को बढ़ाती है। व्यापार और बाजार उसी दिशा में तलाश करती है। सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार कर एक ही केंद्र से पूरे देश की व्यापार व्यवस्था पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था करती है। इसमें 3 नंबर का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का लाभ वर्ग विशेष तक सीमित हो गया है। सबको लाभ प्राप्ति के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। विकास की दिशा में स्थायी और लाभ बराबरी का हो तथा वैश्वीकरण न्याय संगत हो। सरकार, जन संगठन व आम लोगों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अधिक ध्यान देकर उसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिले, इसकी ओर कदम उठाना ही न्याय संगत वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 पार्ट और बच गया है, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते।